हेलो दोस्तों, हिंदी युग भाई वीरेंद्र सिंह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हमारी क्लास होगी, जो केवीएस के अंदर पीजीटी हिंदी की पोस्टें आई हैं और साथ में हरियाणा के अंदर मेवात कैडर में जो हिंदी पीजीटी हिंदी की पोस्टें हैं, उसके सिलेबस में जो एनसीईआरटी का पोर्शन दिया हुआ है, उससे रिलेटेड क्लासें हम शुरू करने जा रहे हैं। क्लास बेशक 10 दिन में या हफ्ते में 1 बार आए, पर आप इस क्लास को देखने के बाद आपको लगेगा कि भई हाँ, क्लास है। क्योंकि देखिए केवीएस में तो लगभग इसी में से कवर हो जाएगा एनसीईआरटी में से जो मैं आपको एनसीईआरटी के जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पोर्टेंट करवाऊँगा इसमें और लेखक का परिचय। लेखक का परिचय ये नहीं है कि आप क्योंकि देखिए केवीएस में तो जो आपका एनसीईआरटी में उसमें है वही आ जाएगा। पर अगर जो बच्चा हरियाणा की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो आपको लेखक का परिचय में सभी चीज़ आपको अच्छी तरह करनी पड़ेगी। आपको नेट से भी टफ पेपर आ सकता है। क्योंकि ये इन्होंने सिलेबस तो दे दिया पर इनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सिलेबस में से दें। क्योंकि अभी पीछे जो 2019 के अंदर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जिन्होंने सिलेबस दिया हुआ था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो एग्ज़ाम आए नहीं, नए राइटर आए। अब इन्होंने केवीएस का जो है कट कॉपी पेस्ट मार रखा है सिलेबस। तो हमें जो तैयारी करनी है हरियाणा के हिसाब से तो आपको बिल्कुल ही जो है डीप में करनी पड़ेगी क्योंकि इनका पेपर बहुत टफ आएगा, केवीएस का पेपर उसके बजाय आसान आएगा। तो जो भी मैं वीडियो क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता इतना, जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा, वो वीडियो आप उसमें लेखक का परिचय पूरा होगा। जितनी भी उनकी रचनाएँ हैं, जो-जो उस उनके बारे में कुछ है, लगभग 90% रहेगा उसमें। आप अगर पीजी के लेवल पे इतना भी कर लेते हैं तो काफ़ी है। और जो एनसीईआरटी में जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है? मैं आपको पाठ नहीं पढ़ाऊँगा, वो तो आप कहीं से भी मत पढ़ना। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, लेसन आप एनसीईआरटी की किताब उठाएँ, उसमें से पढ़ें। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम करोगे, तो वो आपके जब क्वेश्चन आएँगे, तो आपके दिमाग में वो पिक्चर आएगी, तो आप उसको सोल्व करोगे क्योंकि एग्ज़ाम जो है लेसन के बीच में से आएँगे। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसकी जो पंक्तियाँ जहाँ से उठा के देता है, वो मैं करवा दूँगा। जो एग्ज़ाम्पल हैं, वो मैं करवा दूँगा उसमें से। पर आपने जो उनका लेसन है, जो पार्ट है, जैसे नमक का द्रोह का कहानी है, सबसे पहले जो है आरोह भाग 1 प्लस 1 की बुक में उसका जो प्रेमचंद की जो कहानी है उसको आपने पढ़ना है। वो किसी यूट्यूब पे करोगे ना तो आप मार खाओगे क्योंकि वो जो है आपको पढ़ने पे ही आएगी। हाँ, उससे क्वेश्चन कैसे उठेंगे वो मैं करवा दूँगा। देखिए आज जो इसका पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 में हम आरोह भाग 1 में जो नमक का दो दरोगा कहानी है जिसके लेखक प्रेमचंद हैं, उसके उनका जो है जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। देखिए, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में लहमी, बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है? तो आपने ये याद रखना है। देखिए, एक बात और है, जो एचपीएससी है, वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो जो क्वेश्चन है, जैसे अभी यहाँ पे 31 जुलाई 1880 दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 29 जुलाई 1880, 30 जुलाई 1880, 31 जुलाई 1880। बिल्कुल नियर अबाउट वो देगा क्यों बच्चा को इतना तो पता है कि जुलाई में हुआ है। पर वो इतने पास-पास क्वेश्चन दे देता है कि बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि इन्होंने 2019 में ऐसे ही किया था। बिल्कुल ही पास-पास जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मधुशाला 1935 में, 33 में, 32 में, 34 में। तो बच्चा वहाँ अगर उसने ध्यान से नहीं किया होगा तो वहाँ दिक्कत होती है और नेगेटिव मार्किंग है ये आपको पता ही है। तो आपने ये ध्यान से याद करना है कि प्रेमचंद का जो जन्म है 31 जुलाई 1880 और लहमी बनारस में हुआ था और बनारस उत्तर प्रदेश में है। तो ये याद रखना है। उसके बाद इनकी जो मृत्यु वो भी देखिए 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का शिखर पुरुष कहा जाता है। उसके बाद बीए तक इन्होंने पढ़ाई की, आगे अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन इनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, इनको नौकरी करनी पड़ी और ये इन्होंने शुरुआत में स्कूल में काम किया और उसके बाद ये जैसे अ, इन्होंने जब बीए की, बीए करने के बाद ये भाषा जो है मुंशी भी बने। पर गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था जिसके कारण इन्होंने अपने नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि उस वक़्त आपको पता है असहयोग आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने जो सरकारी नौकरियाँ, सरकारी कॉलेज का बहिष्कार कर दिया था। इनकी माता का नाम ये भी याद रखिए आनंदी देवी था, पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर थे। माता जो है कैथी भाषा में कविताएँ लिखती थी और प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो धनपत राय था। इनका जो मूल नाम था धनपत राय था। इनके ताऊजी को नवाब राय के नाम से बुलाते थे, तो ये भी याद रखें। प्रेमचंद पहले कहानीकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास विधा को कल्पना और रूमानियत के धुएँ से निकालकर यथार्थ की ज़मीन पर लाने का प्रयास किया। अब प्रेमचंद से पहले जो कहानी या कथा का जो युग था, उसमें देखिए जो भारतेंदु युग था, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर रोमानियत जैसे जैसे कि रोमानियत या जासूसी उपन्यास, इस तरह के जैसे उपन्यास थे, लिखे जाते थे। जैसे चंद्रकांता था, जिसमें
फैंटेसी का प्रयोग किया गया, काल्पनिकता का प्रयोग किया गया, जादू का प्रयोग किया गया, इस तरह के उपन्यास थे, पर जो कि यथार्थ से संबंधित नहीं थे। प्रेमचंद ने उपन्यासों को सामाजिक और यथार्थ से जोड़ने का प्रयास किया और वो उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे। 1898 में मैट्रिक पास कर स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। एक बात और याद रखिए, क्वेश्चन अब इस तरह नहीं आएँगे कि प्रेमचंद के बारे में पूछेंगे, ये उपन्यास कैसा है? ये कब छपा? इसमें क्या है? उसमें जैसे कोई चीज़ पूछेंगे तो उसमें 4 पंक्तियाँ देंगे उसकी और उसमें से पूछेंगे इसमें से कौन-सा गलत है या कौन-सा सही है? तो उसका आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपने गहन अध्ययन किया हो, अन्यथा आप उसका उत्तर नहीं दे सकते। ख़ासकर मैं हरियाणा के लिए कह रहा हूँ, केवीएस में तो सीधे क्वेश्चन आ जाएँगे, पर हरियाणा वाले एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएँगे। 99% ये संभावना 1% अगर आसान आ जाए तो अलग बात है। 1919 में इन्होंने बीए पास की, उसके बाद ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। प्रेमचंद ने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए बाल विधवा शिवरानी देवी से 1906 में दूसरा विवाह किया। पहले विवाह इनका सफल नहीं हुआ, उनसे इनकी बनी नहीं, तो इनका दूसरा जो विवाह बाल विधवा थी शिवरानी देवी 1906 में इन्होंने उनसे दूसरा विवाह किया। शिवरानी देवी की 3 संतानें थी, श्रीपत राय, अमृत राय जिसको हम जानते हैं लेखक हैं अच्छे, पुत्री कमला देवी श्रीवास्तव। इसके बाद प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, ये भी याद रखें। इनकी प्रथम कहानी सोजे वतन को सरकार ने कांग्रेस में नहीं आए, अंग्रेज सरकार आए, टाइपिंग में गलत है। अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया, तब मुंशी प्रेमचंद ने इनके मित्र थे दया नारायण निगम की सलाह से अपना नाम प्रेमचंद लिखा और प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये याद रखना हमने कि दया नारायण निगम की सलाह से इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा। जो बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं शरद चंद्र ने इनका इनको प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। क्वेश्चन आ जाए कि प्रेमचंद को सम्राट उपन्यास की उपाधि किसने दी? शरद चंद्र ने दी। प्रेमचंद ने प्रेमचंद के नाम से प्रथम कहानी जो है बड़े घर की बेटी 1910 में उर्दू ज़माना पत्रिका में प्रकाशित की। ठीक है? हिंदी की प्रेमचंद की हिंदी भाषा में एक आपने ध्यान देना है इसमें। प्रेमचंद नाम से तो उन्होंने बड़े घर की बेटी 1910 में ज़माना उर्दू पत्रिका में थी। प्रेमचंद के नाम से प्रथम प्रेमचंद के नाम से, ठीक है? उससे पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद की हिंदी भाषा में एवं देवनागरी लिपि में इनकी प्रथम कहानी सोत है और जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो आपने ये याद रखना है कि सोत जो है कहानी 1915 में इनकी प्रथम कहानी है, मानी जाती है अधिकांश उसके तरह। डॉक्टर नागेंद्र भी इनको 1915 में जो इनकी सोत कहानी उसको प्रथम कहानी मानते हैं और ये हिंदी भाषा में और देवनागरी लिपि में लिखी गई। डॉक्टर बच्चन सिंह पंच परमेश्वर को जिसकी रचना 1916 में हुई पहली कहानी मानते हैं। कमल गोयनका ने इनकी कुल 15 उपन्यास और 300 से अधिक कहानियाँ मानी हैं। इसके बाद प्रेमचंद की पत्नी ने प्रेमचंद घर में से इनकी जीवनी लिखी, जो 1944 में प्रकाशित हुई, जिसमें 88 अध्याय थे। कुछ जगह ये 1956 भी आता है, ठीक है? तो आप क्वेश्चन ज़्यादातर 1944 है, पर कहीं 1956 भी आता है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1956 भी है कहीं जगह, तो क्वेश्चन आए तो आप उसमें देख लेना। कलम का सिपाही, इनकी एक और जीवनी है, कलम का सिपाही, 1962 में इनके पुत्र अमृत आए हैं, अमृत राय, जिनके पुत्र हैं अमृत राय ने 19 लिखी 1962 में और 1963 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। तो अमृत राय को 1963 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वो इनके पिता की जो जीवनी थी कलम का सिपाही जो उन्होंने लिखी थी 1962 में, उस पे मिला। कलम का मज़दूर, कलम का सिपाही तो इनके पुत्र ने लिखी, ये याद रखना, इनके पुत्र ने कलम का सिपाही लिखी और कलम का मज़दूर नाम से मदन गोपाल ने इनकी जीवनी 1964 में लिखी। 62 में लिखी इनके बेटे ने और मदन गोपाल ने जो है 1964 में लिखी। तो आप ये भी याद रखिए, पहले इनकी पत्नी ने लिखी, फिर इनके पुत्र ने लिखी, फिर मदन गोपाल ने लिखी। अगर सीक्वेंस में लगाना आ जाए तो इस तरह से। अब इनके उपनाम देख लीजिए, इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, भारत का दूसरा चोशूल कहा जाता है। चोशूल जो चीन के लेखक रहे हैं। भारत का मैक्सी गोर्की भी इनको कहा जाता है, ये इनके उपनाम है, अगर आ जाए तो आपने लिखना। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन और अंतिम उपन्यास गोदान 1935 या 36 में कुछ जगह आता है, ठीक है? तो याद रखना मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, जिसको 1948 में इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। आगे प्रेमचंद की कहानी संग्रह, इनके कहानी संग्रह हैं, सबसे पहले इनका है 1917 में सप्तसरोज नवनिधि 1917 में, प्रेम पूर्णिमा 1918 में, प्रेम 25 1923 में,
प्रेम प्रसून 1924 में, प्रेम द्वादशी 1926 में, प्रेम प्रतिमा 1926 में, प्रेम तीर्थ 1928 में, पाँच फूल पंचफूल ये लगाओ 5 फूल 1929 में, प्रेम प्रतिज्ञा 1929 में, प्रेम कुंज 1930 में, सप्त सुमन 1930 में और कफन इनका 1936 में। ये इनके कहानी संग्रह थे। गोपाल गौतनक ने इनके 9 ही कहानी संग्रह को प्रामाणिक माना है। ये भी आप तथ्य याद रखें। अब आप देखिए, प्रेमचंद के समस्त कहानी संग्रहों को मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित करवाया गया। जो प्रथम मानसरोवर का भाग था 1936 में प्रकाशित हुआ इनकी मृत्यु के पश्चात। 27 कहानियाँ थी इसमें। पूस की रात, अब ये क्वेश्चन आ जाता है ना भी पूस की रात कौन से मानसरोवर में है? तो पूस की रात जो कहानी है वो पहले मानसरोवर में है। ठाकुर को कुआँ 1932 में, ये भी पहले में है। बेटों वाली विधवा 1932 में, ये भी पहले में है। गुल्ली डंडा 1933 में। ईदगाह देखिए कितनी फेमस कहानी है इनकी, वो पहले मानसरोवर भाग में है। और बड़े भाई साहब भी इनकी काफ़ी फेमस है 1934 में। आगे मानसरोवर भाग 2 जिसका प्रकाशन भी 1936 में हुआ। पहला भी 1936 में, तो उसमें 27 कहानियाँ हैं। दूसरा भी 1936 में, एक कहानी कम होगी, 26 कहानियाँ हैं। इसमें जो प्रसिद्ध कहानी थी, 2 बैलों की कथा जो काफ़ी फेमस है, जो ठीक है, ये एनसीईआरटी में है। 2 बैलों की कथा 1931 में कहानी प्रकाशित हुई थी, ये भी याद रखें। जो मेन कहानियाँ उनकी रचना काल आप याद रखें, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ये सारी मेन कहानियाँ हैं, क्योंकि अगर सीक्वेंस में लगाना क्वेश्चन आ जाए तो आपको अगर पता होगा कि कौन सी कहानी कब प्रकाशित हुई तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, मानसरोवर भाग 3 में जो प्रकाशन हुआ 1938 में 32 कहानियाँ थी। शतरंज के खिलाड़ी बड़ी फेमस कहानी है ये, इसमें फ़िल्म भी ब बनी है और सत्यजीत राय ने बनाई है इस पे फ़िल्म। अप्पू का ढाई घर जो अगला हमारा एक तीसरा पार्ट है इसमें, ये अपने एनसीईआरटी में, तो उस वो लेखक है, उन्होंने इस पे फ़िल्म बनाई हुई है। शतरंज के खिलाड़ी 1924, मानसरोवर भाग 4 प्रकाशन 1939, 20 कहानियाँ। और इसका जो कहानी है, फ़ेमस कहानी सवा सेर गेहूँ, ये भी काफ़ी फ़ेमस कहानी है, 1925 में भाग 4 में है ये। मानसरोवर भाग 5 1946, कुल कहानियाँ 24 हैं। प्रसिद्ध कहानी ममता 1912। मानसरोवर भाग 6 प्रकाशन जो हुआ इसका 1947 में और 20 कहानियाँ हैं। मानसरोवर भाग 7 1947, कुल 23 कहानियाँ हैं। प्रसिद्ध कहानी बड़े घर की बेटी, काफ़ी फ़ेमस कहानी है इनकी। 1910 में पंच परमेश्वर, 1916 में, ये भाग 7 में है और भाग 7 में है ये। उसके बाद मानसरोवर भाग 8 में 1950 में प्रकाशित हुआ ये, और 31 कहानियाँ हैं। और जो हमारे सिलेबस में है, ये क्वेश्चन बन सकता है, जो नमक का दरोगा 1914 में प्रकाशित हुआ, वो किस मानसरोवर के किस भाग में प्रकाशित है? वो मानसरोवर के दूसरे 8वें भाग में प्रकाशित है, और दूसरी बार यह है जो कहानियाँ पहले तो 1914 में प्रकाशित हुई, फिर मानसरोवर में 1950 में 8वें संस्करण में प्रकाशित हुई। हार की जीत 1922 में इनकी कहानियाँ। तो आप ये रखें, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो नमक का दरोगा 1914 में 8वें भाग में है ये मानसरोवर के, ये क्वेश्चन याद रखिए। उपन्यासों पे आ जाते हैं अब इनके, उपन्यास साहित्य है। प्रेमचंद के 9 उपन्यास माने जाते हैं। सेवा सदन 1918 में, यह पहले बजार हुस्न के नाम से उर्दू में लिखा गया। इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं का चित्रण है। स्वयं प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन उपन्यास कहा है। यह हिंदी का प्रथम युगांतकारी उपन्यास माना जाता है। इसकी जो नायिका है वो सुमन है, जिसका विवाह अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दिया जाता है और बाद में वो उस पे शक करके उसको निकाल देता है। फिर वो वैश्यवृत्ति की तरफ आकर्षित होती है और फिर इस तरह से कहानी चलती है, और बाद में उसकी बहन का रिश्ता भी इसकी वजह से टूटता है, फिर रिश्ता होता है और बाद में एक सेवा सदन खोला जाता है, जिसमें इस खुद सुमन उसमें जो है नायिका के तौर पे ऐसी बालिकाओं और वैश्यों की बच्चों की शिक्षा का और उनके प्रबंध का कार्य करती है। प्रेम आश्रम 1922 में, यह पहले गोश आफियात नाम से उर्दू में लिखा गया। इसे हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में कृषक जीवन से जुड़ी समस्याओं का चित्रण भी किया जाता है। इसे एक किस्म से हम ये भी कह सकते हैं, ये जो है भूमिका मान के चल सकते हैं गोदान की, क्योंकि गोदान से पहले इन्होंने जो है इस तरह के जो कृषि समस्याएं इसमें दिखाई हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी का पहला प्रगतिवादी उपन्यास माना है। इसके मुख्य जो पात्र है मनोहर है, बलराज है, बिलासी, ज्ञान शंकर, गोस खां, गायत्री, डिप्टी, ज्वाला सिंह। उसके बाद रंगभूमि 1925 में, यह पहले चौगान ए हस्ती के नाम से उर्दू में लिखा गया। इसी उपन्यास में सबसे पहले प्रेमचंद द्वारा दलित वर्ग के किसी व्यक्ति का उपन्यास का नायक बनाया गया है। मतलब इस उपन्यास में पहला उपन्यास है इनका जिसमें दलित वर्ग के व्यक्ति को उपन्यास का नायक बनाया गया है, और इसका जो नायक है सूरदास है, जो एक नेत्रहीन व्यक्ति है, जो शासक और अधिकारी वर्ग द्वारा आम जनता पर किए जाने वाले अत्याचारों का चित्रण किया जाता है। इसमें गौण रूप से विनय, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी आया, इसके अंदर किस उपन्यास के अंदर विनय और मतलब विनय और सोफी प्रेम कथा एक अलग से गौण रूप में चलती है, वो है रंगभूमि उपन्यास में। यह अपने आप में गांधीवाद से प्रभावित है, जो सूरदास जो पात्र है वो गांधीवाद से प्रभावित है।
इसके प्रमुख पात्र है सूरदास है, नायक है, जान सेवक जो पूंजीपति है, जो शोषण करता है, मिस्टर कलाई जेलाधीश है, ये भी भ्रष्ट है एक किस्म से। भैरव, विनय, सोफिया, रानी जाह्नवी, प्रभु सेवक, मिठुआ और सुभागी इसके मुख्य पात्र हैं। कायाकल्प 1926 में हिंदी में लिखा गया। प्रेमचंद का मूल रूप से, अब ये याद रखें, प्रेमचंद का जो मूल रूप से, अब जो उपन्यास जो पहले थे वो पहले उर्दू में लिखे गए, फिर हिंदी में अनुवाद हुए, परंतु प्रेमचंद का जो मूल रूप से हिंदी में रचित पहला उपन्यास माना जाता है वह कायाकल्प है, जो मूल रूप से हिंदी में लिखा गया। इस उपन्यास में ढोंगी बाबाओं के कुकृत्यों का चित्रण है। ज्योतिष, पूर्व जन्म, ग्रह, नक्षत्र, ढोंगी बाबाओं और वृद्धों की समस्याओं का चित्रण है। और एक ये राजनीतिक उपन्यास, अगर ये पूछ ले किस प्रकार का राजनीतिक उपन्यास है। मुख्य पात्र इसमें चक्रधर है नायक, अहिल्या चक्रधर की पत्नी है, देवप्रिया जगदीशपुर की रानी विलासिनी स्त्री है ये, महेंद्र सिंह है, विक्रम सिंह है, मनोरमा इसकी नायिका है, कायाकल्प की मनोरमा नायिका है और चक्रधर नायक है। तो आप कम से कम ये याद रखें कि नायक कौन है, नायिका कौन है। लौंगी, रोहिणी, वसुमती, राम, प्रिया ये इसके पात्र हैं। निर्मला 1927 में इस उपन्यास में दहेज प्रथा, अनमेल विवाह से जुड़ी समस्याओं का चित्रण है। पात्र मुंशी तोताराम नायक है, इसमें निर्मला नायिका है। आसाराम, अ, जयराम, सियाराम ये जो निर्मला के सौतेले पुत्र हैं, जो कि मुंशी तोताराम के पहली पत्नी से थे। ठीक है, ये अधेड़ उम्र के व्यक्ति है भी, अनमेल विवाह, क्योंकि निर्मला के पिता की मृत्यु हो जाती है, जिससे वो दहेज का सामान इकट्ठा नहीं कर पाते। इसकी शादी जो डॉक्टर भुवन सिंह है उससे टूट जाती है, क्योंकि भालचंद और रंगीली बाई है वो दहेज के लालच में रिश्ता नहीं करते, और फिर अधेड़ व्यक्ति उमर से तोताराम से इसका विवाह इसकी माता कर देती है। उसके सुधा है, उदय है, भानु, कल्याणी निर्मला के माता, उदय, भानु और कल्याणी निर्मला के माता पिता हैं। ठीक है। उसके बाद गबन 1931 में इस उपन्यास में मध्यम वर्ग के परिवार की आर्थिक विषमता और आभूषण की लालसा का चित्रण है। पात्र जलपा है, याद रखना। अब इसमें आप ऐसे याद रखिए, देखिए जो जलपा है वो हमेशा उसके उपन्यास के वो चंद्रहार भी उसने बचपन से सुना था कि चंद्रहार, जो जब शादी होती है तो चंद्रहार सबसे फेमस और सबसे कीमती गहना होता है, पर इसकी शादी में जो है चंद्रहार आता नहीं है। तो ये गहनों के लिए काफ़ी जो है इसका पति इसकी इच्छा पूर्ण करने जो रिश्वत लेता है, तो पूरी करता है, और ये लालसा बढ़ती ही जाती है, और बाद में वो गबन के उसमें भ्रम में वो घर छोड़ के चला जाता है। तो इस तरह कहानी चलती है गबन। रामनाथ नायक है इसमें, रामनाथ जलपा का पति है। देवीदीन खटीक राष्ट्रीयता का पक्षधर है। रमेश्वरी, मानकी, जग्गो, रत्ना, जोरा वैश्य है इसमें। कर्मभूमि 1932 में इस उपन्यास में जो कर्मभूमि 1932 है, जो सन है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं, ठीक है? इस और 1933 ईस्वी में डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं इसका प्रकाशन हुआ, तो आप ये ध्यान रखें। हिंदू समाज में हरिजनों की स्थिति का चित्रण है। इसमें जो अमरकांत नायक है, सुगदा नायिका है, नैना, सकीना, रेणुका, मुन्नी, शांतिकुमार, सलीम, अमरकांत और महंत। ये है हरिजनों की स्थिति का चित्रण है। जो नायक बनाया था वो रंगभूमि में था सूरदास। इसमें गांधीवादी जो है चिंतन भी देखने को मिलता है इसमें। मंदिर में प्रवेश करवाया जाता है, जो हरिजन होता है इसमें इनकी जो अमरकांत उसकी बहन नैना की गोली लगने से मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि अमरकांत के पिता का नाम जो है समरकांत है, ठीक है? लाला समरकांत। यहाँ पे 2 बार आ गया, इनके पिता का नाम था। गोदान 1935 में इस उपन्यास में भारतीय किसान मज़दूर वर्ग की समस्या तो सभी को पता है गोदान के बारे में, तो क्योंकि इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, और यही उपन्यास है जिसमें इन्होंने आदर्शवाद को छोड़ते हुए यथार्थवाद की ओर ज़्यादा प्रेरित हुए हैं। क्योंकि शुरू में प्रेमचंद ये आदर्शवाद के जो उनका लेखन शैली थी, वो आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों को मिला के चलते थे। परंतु जो उनके अंतिम जो है 1930 के बाद, जैसे कि अ, कफन कहानी है और जो गोदान उपन्यास है, तो ये जो कहानी है इसमें इनमें जो है यथार्थवाद पे अब उनका जो मोह है आदर्शवाद से छूटता जा रहा था, क्योंकि वो अब जो जीवन है उसमें प्रासंगिक नहीं हो पा रहा था। तो इसी कारण इन्होंने 1936 में लखनऊ में जो प्रगतिवाद संघ की सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके नायक देख लीजिए, होरी इसका नायक है, धनिया इसकी नायिका है, गोबर, मालती, मेहता, राय साहब, खन्ना, मिर्ज़ा, ओंकारनाथ, जो जुनिया गोबर की पत्नी, गोबर जो है नायक होरी का बेटा है, जो कि प्रगतिशील विचारों का जो है इसमें लड़का है ये। नौखेराम है, जुंगरी सिंह है, सिलिया है। मंगलसूत्र यह उपन्यास प्रेमचंद का दोहरा है। ये ऐतिहासिक उपन्यास टाइप है, जिसे बाद में उसके पुत्र अमृत राय ने 1948 में पूरा किया था।
नाटक इन्होंने 3 नाटक यानी कि संग्राम 1923 में, करबला 1924 में, जो कि हज़रत मोहम्मद साहब के नाती से संबंधित है। हिंदू-मुस्लिम एकता के तौर पे इसको देखा जाता है। प्रेम की वेदी 1933 में, संग्राम 1923, करबला 1924, प्रेम की वेदी 1923। आपने सन ज़रूर याद करना है। आत्मकथा जीवन सार 1933 हंस पत्रिका में प्रकाशित। वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही है पर मैं जितनी ज़्यादा कोशिश करता हूँ उतना कम से कम उसमें करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखें। तो इसमें आपने खुद देख लिया होगा कि पूरी वीडियो में मैंने जो है पूरी डिटेल में लेखक का परिचय करवाया है। पार्ट 2 में हम एनसीईआरटी के जो इनसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। आत्मकथा जीवन सार 1933 में हंस पत्रिका में प्रकाशित है। जीवनी महात्मा शेख सादी, इन्होंने जीवनी लिखी है महात्मा शेख सादी की, रामचर्चा है और दुर्गादास, ये 3 हैं इसके। उसके बाद महत्वपूर्ण कथन जो प्रेमचंद के बारे में कहे हैं या प्रेमचंद ने कहे हैं, वो भी याद रखिए क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं कोटेशन के तौर पे। यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। प्रेमचंद ने कहा है ये। उपन्यास नामक इनका निबंध है। इनका एक निबंध अगर ये आज उपन्यास निबंध किसका है? प्रेमचंद का है। तो उसमें ये बात कही है। साहित्य व जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, पत्थरों में, पेड़-पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है, जो ये प्रेमचंद ने कहा है। जीवन में साहित्य का स्थान जो है उस निबंध में ये बात कही है उन्होंने। गोदान सही अर्थों में प्रगति ये प्रकृति नहीं आएगा, प्रगतिवाद आएगा यहाँ पे। टाइपिंग में कर रहा है। प्रगतिवाद का प्रथम आविष्कार है शिव कुमार शर्मा। गोदान एक उपन्यास से नहीं एक उपन्यास उत्तरी भारतीय संस्कृति की जीवन गाथा है। गोदान एक उपन्यास ही नहीं, उत्तरी भारतीय संस्कृति की जीवन गाथा है। किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, ये प्रेमचंद ने कहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।